Good morning to every students and viewers of the channel of Loya College Churu। आज की व्याख्यानमाला में एम्ब्रियोलॉजी का ह्यूमन वेलफेयर में क्या रोल है या एम्ब्रियोलॉजी का ह्यूमन सोसाइटी से रिलेटेड मानव कल्याण से संबंधित क्या योगदान रहा है, उससे संबंधित मैं आप लोगों से चर्चा करूँगा। मेरे अनुभव है वो मैं शेयर करूँगा। विज्ञान की जितनी भी शाखाएं होती हैं, चाहे वो सेल बायोलॉजी हो, चाहे जेनेटिक्स हो, चाहे इकोलॉजी हो, फिजियोलॉजी हो, बायोकेमिस्ट्री हो, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी हो, फॉरेंसिक साइंस हो, हर शाखा का ह्यूमन के साथ, ह्यूमन सोसाइटी के साथ, ह्यूमन वेलफेयर के साथ कोई न कोई रिश्ता रहा है। या यूँ कहें कि इन जितनी भी नेचुरल साइंस और अप्लाइड साइंस है, इनका ह्यूमन सोसाइटी के डेवलपमेंट के लिए, मानव की नस्ल के सुधार के लिए विभिन्न प्रकार के एप्लीकेशंस उपयोग में आते रहे हैं। तो इन्हीं मुख्य पहलुओं पर मैं आपसे चर्चा करूँगा। तो आज संक्षिप्त इस व्याख्यान में रोल ऑफ एम्ब्रियोलॉजी एंड ह्यूमन वेलफेयर, एम्ब्रियोलॉजी और मानव के कल्याण से संबंधित कुछ एस्पेक्ट है वो मैं आपसे यहाँ पर डिस्कस करना चाहूँगा। सबसे पहला जो एस्पेक्ट है दैट इज टेरेटोलॉजी। पूर्व के व्याख्यान में मैं आपको ये बता चुका हूँ कि टेरेटोलॉजी क्या है, टेरेटोजेनेसिस क्या है, टेरेटोजेंस क्या है। मानव शरीर के अंदर जब भी डेवलपमेंट होता है तो डेवलपमेंट के दौरान सबसे पहले क्लीवेज स्टेज होती है, उसके अंदर मोरुला, ब्लास्टुला, गैस्ट्रुला, न्यूरुला, उसके बाद ऑर्गेनोजेनेसिस का प्रोसेस स्टार्ट होता है। और जब भी ऑर्गेन फॉर्मेशन होती है उसमें सबसे पहले प्राइमरी बड बनती है। शरीर में जितने भी अंग हैं वहाँ पर सबसे पहले बड बनेगी। जैसे भुजाओं का यदि निर्माण हो रहा है तो यहाँ पर लिम्ब बड की फॉर्मेशन होती है। आँखों का यदि निर्माण हो रहा है तो यहाँ पर ऑप्टिक बड की फॉर्मेशन होती है। कान का यदि निर्माण हो रहा है तो यहाँ पर ऑटिक बड की फॉर्मेशन होती है। और इस प्राइमरी बड में दो तरह की सेल्स होती है जनरली। ये सेल या तो एक्टोडर्म प्लस मेसोडर्म के रूप में हो सकती है या मेसोडर्म प्लस एंडोडर्म के रूप में हो सकती है। और इन दोनों सेल्स के बीच में एक तरह का स्पेशल इंटरेक्शन होता है। इंटरेक्शन में क्या होगा, एक सेल इंड्यूसर का काम करेगी, दूसरी सेल रेस्पॉन्सिव सेल का काम करेगी। इंड्यूसर सेल जो होती है वो पर्टिकुलर सिग्नल रिलीज करती है, पर्टिकुलर केमिकल रिलीज करती है, जिनको इवोकेटर्स कहते हैं। ये इवोकेटर रेस्पॉन्सिव कोशिकाओं पे जाके कार्य करता है और ये रेस्पॉन्सिव सेल इन इवोकेटर के प्रभाव के कारण विशेष प्रकार के प्रोटीन्स का संश्लेषण करती है, विशिष्ट रचनाओं का निर्माण करती है। लेकिन जब इंटरेक्शन में किसी प्रकार की बाधा आ जाए उस दौरान बॉडी में प्रॉपर ऑर्गेन फॉर्मेशंस नहीं हो पाती है और उन अंगों के अंदर विकृतियां देखने को मिलती है। और अपने मनुष्य के शरीर में हजारों प्रकार की विकृतियां हर अंग में, ब्रेन के अंदर देख लो, किडनी में देख लो, लीवर में देख लो, आवेरी में देख लो, टेस्टिस में देख लो, हार्ट में देख लो, भुजाओं के निर्माण में देख लो। शरीर के प्रत्येक अंग में कोई न कोई विकृति जो होती है वो पैदा हो जाती है। और इन विकृतियों का अध्ययन जो होता है वो टेरेटोलॉजी कहलाता है। विकृतियों के बनने की परिघटना टेरेटोजेनेसिस कहलाती है। और विकृति के निर्माण के लिए उत्तरदायी जो कारक होते हैं वो कारक टेरेटोजेंस कहलाते हैं। ये कारक आनुवंशिक भी हो सकते हैं, एनवायरमेंटल भी हो सकते हैं। जो कुछ विकृतियाँ ऐसी हैं जो पीढ़ी दर पीढ़ी प्रोपेगेट भी हो सकती है, हेरिडिटरी भी हो सकती है। ये व्याधियाँ फिजियोलॉजिकल एस्पेक्ट से रिलेटेड है, क्योंकि मालफॉर्मेशन का मतलब ये नहीं कि वो लक्षण आपको शरीर के बाहर से दिखाई दे रहा है। मॉर्फोलॉजिकल मालफॉर्मेशन तो है ही, इसके अलावा फिजियोलॉजिकल मालफॉर्मेशंस भी प्राणी शरीर में पाई जाती है।
बायोकेमिकल मालफॉर्मेशंस भी प्राणी शरीर के अंदर पाई जाती है और ये कारक एनवायरमेंटल टेरेटोजेंस के रूप में हो सकते हैं, म्यूटेजेंस के रूप में हो सकते हैं और प्रत्येक मनुष्य में कोई न कोई विकृति जरूर मिलेगी। बच्चा यदि बाहर से दिखने में हष्ट-पुष्ट है, हेल्दी है, हो सकता है उसके अंदर कोई फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर्स हो। कई बार बॉडी की फिजियोलॉजी और मेटाबॉलिज्म एकदम प्रॉपर होता है, लेकिन उसमें अनेक कोई शारीरिक कोई आकारिक की विरूपताएं वो पैदा हो सकती है। तो पृथ्वी पर जितने भी मनुष्य हैं उनमें 2 से लेकर 3% मनुष्य के अंदर किसी भी प्रकार की विरूपता जो है वो पाई जा सकती है और इन विरूपताओं का अध्ययन जो होगा वो टेरेटोलॉजी कहलाता है। अब चूंकि एम्ब्रियोलॉजी एक बहुत ही एडवांस साइंस है, डेवलपमेंट बायोलॉजी एक बहुत ही एडवांस साइंस है और आजकल वैज्ञानिकों को ये पता है कि किस केमिकल के उपयोग से किस तरह के बच्चे पैदा होंगे, किस तरह के मेडिसिन के उपयोग से किस तरह के बच्चे पैदा होंगे। एक एग्जाम्पल है जर्मनी का। सेकेंड वर्ल्ड वार के समय वहाँ पर थैलिडोमाइड एक ड्रग है वो महिलाओं को दी जाती थी निषेधक के रूप में, लेकिन ये पाया गया कि जो महिलाएं प्रेग्नेंट थी और जिन्होंने थैलिडोमाइड मेडिसिन का उपयोग किया उनके बच्चे बिना हाथ पैर वाले पैदा हुए। कुछ बच्चों में फोकोमेलिया देखने को मिला, कुछ बच्चों में हेमीवेलिया देखने को मिला, कुछ बच्चों में एक्ट्रोमीलिया देखने को मिला और जब इस तरह के बच्चे पैदा होने लगे तो इस मेडिसिन को पूरे यूरोप के अंदर बैन कर दिया गया। इसी तरह हॉस्पिटल में जो एनेस्थेसिया रूम है, ऑपरेशन थिएटर में जो नर्सें काम करती है, अब वहाँ पर पूरे दिन तो क्या होता है कि एनेस्थेसिया का यूज़ किया जाता है, क्लोरोफॉर्म का यूज़ किया जाता है, नाइट्रस ऑक्साइड का यूज़ किया जाता है। कैंसर थेरेपी के जो सेक्शन होते हैं उसके अंदर कोबाल्ट थेरेपी से ट्रीट किया जाता है और उन रूम के अंदर कितनी रेडिएशंस निकलती है, एक्स रेज, बीटा रेज, एल्फा रेज, गामा रेज और विकिरणों से आप बच नहीं सकते क्योंकि रेडिएशन है वो एवरीवेयर। ओजोन लेयर इस समय डिप्लीट हो चुकी है, इसमें सूरज का जो प्रकाश है वो भी हो चली है। ये सूर्य के प्रकाश के साथ पराबैंगनी किरणें आ रही है, ये पराबैंगनी किरणें अपनी बॉडी में डीएनए को डैमेज करती है। मोबाइल का अपन अत्यधिक यूज़ करते हैं, इन मोबाइल से भी इंफ्रारेड तरंगें निकलती है और ये तरंगें परिवर्तित होने वाले भ्रूण को एम्ब्रियो को बहुत ज़्यादा प्रभावित करती है और ऐसा मानते हैं कि यदि लगातार मोबाइल का यूज़ किया जाता है, यदि मोबाइल को दिन में बहुत ज़्यादा समय तक बातचीत में काम में लिया जाता है तो मनुष्य में ब्रेन ट्यूमर होने की संभावना बहुत ज़्यादा रहती है। लेकिन एम्ब्रियोलॉजी के द्वारा इसका तोड़ है, इसका निचोड़ है, क्योंकि अब हर केमिकल का पता लग चुका है कि इस केमिकल के क्या साइड इफेक्ट है, किस तरह की विकृति वाले बच्चे इसमें पैदा होंगे। तो क्यों न प्रेगनेंसी के दौरान इन केमिकल्स को, इन मेडिसिन को, इन ड्रग्स को अवॉइड किया जाए। तो मालफॉर्मेशंस के बचाव के लिए, मालफॉर्मेशंस के क्योर के लिए, डायग्नोसिस के लिए एम्ब्रियोलॉजी का बहुत बड़ा रोल है। एम्ब्रियोलॉजी का सेकंड जो रोल है महत्वपूर्ण वो है कैंसर के क्षेत्र में, कैंसर के डायग्नोसिस में, कैंसर के निदान में। अब अपनी बॉडी में नर्व सेल्स में डिवीजन नहीं होता है, जो नर्व सेल्स में सेंट्रियोल नहीं होता है और सेंट्रियोल नहीं होता है तो इसके अंदर डिवीजन नहीं होता है। इसलिए अपने ब्रेन में जितनी नर्व सेल्स बचपन के समय होती है उतनी ही नर्व सेल मृत्यु के समय तक रहती है। इसलिए आदमी की मेमोरी धीरे धीरे कम होती जाती है, आदमी की याददाश्त धीरे धीरे कम होती जाती है। लेकिन ब्रेन में कुछ सेल ऐसे हैं जिसमें विभाजन की कैपेसिटी है और इन सेल्स में जब डिवीजन होता है तो उसके कारण ब्रेन ट्यूमर हो जाता है और ये विभाजित होने वाली तंत्रिका कोशिकाएं ग्लियल सेल्स के नाम से जानी जाती है और ब्रेन में होने वाले ट्यूमर्स को ग्लियोमा के नाम से जाना जाता है। कैंसर के भी कई कारण हैं। कैंसर आनुवंशिक हो सकता है, कैंसर एनवायरनमेंट की बेसिस पे हो सकता है, कैंसर हार्मफुल रेडिएशंस के कारण हो सकता है, कैंसर केमिकल्स के कारण हो सकता है, कैंसर मैकेनिकल प्रेशर्स के कारण हो सकता है और हर प्राणी के अंदर ऑन्कोजीन्स प्रेजेंट है। मेरी बॉडी में भी ब्लड कैंसर का जीन है लेकिन वो निष्क्रिय रूप में है। अब ये जीन जब भी सक्रिय होगा मेरे शरीर के अंदर ब्लड कैंसर हो जाएगा। तो पूरी सेल साइकिल जो होती है
क्योंकि कैंसर है वो एक तरह का माइटोटिक डिवीजन है, एक तरह का रैपिड माइटोटिक डिवीजन है। और नॉर्मल माइटोसिस जो होता है उसके अंदर प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज, उसके बाद इंटरफेज। और इंटरफेज में भी 3 स्टेजेस होती है, G1, S और G2। तो यहाँ पर स्विच होती है, स्विचिंग। हर माइटोटिक फेज की, हर डिवीजन की फेज की दूसरी फेज में स्विचिंग होती है। और इन स्विचिंग के लिए पर्टिकुलर जीन जो होते हैं वो उत्तरदायी होते हैं। इन जीन की कार्य प्रणाली में जब भी कोई विचलन आता है, जब भी कोई बाधा आती है, सेल डिवीजन एबनॉर्मल हो जाता है, अनियंत्रित हो जाता है, अनियमित हो जाता है। और इस तरह का जब डिवीजन होता है तो प्राणी के अंदर कैंसर डेवलप होने की संभावना पूरी रहती है। ये कैंसर प्रारंभ में प्राइमरी स्टेज में होता है और धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते फिर ये सेकेंडरी स्टेज, टर्सरी स्टेज, क्वार्टरली स्टेज में पहुंच जाता है। प्राइमरी स्टेज में यदि डायग्नोसिस हो जाता है तो इसका निदान पॉसिबल है। छोटी गांठ है, ट्यूमर है तो उसको सर्जरी के द्वारा रिमूव कर सकते हैं। और कोई बीमारी है तो उसको रेडिएशन टेक्निक के द्वारा इसको रिमूव कर सकते हैं। इम्यूनोथेरेपी के द्वारा इसको कंट्रोल कर सकते हैं। और आजकल तो टारगेटेड मेडिसिन भी आने लगी है। उन टारगेटेड मेडिसिन के द्वारा भी कैंसर का उपचार जो किया जाता है। आनुवंशिक प्रकार के जो कैंसर है उनका जाइगोट लेवल पे ही ट्रीटमेंट कर दिया जाता है। तो आजकल ये टेक्निक पॉसिबल है कि किस गुणसूत्र में किस जीन को हटाना है, किस जीन को जोड़ना है। जीन को काटने का काम एंडोन्यूक्लियस एंजाइम करेंगे, जीन को जोड़ने का काम लाइगेज एंजाइम करेंगे। तो बायोमेडिकल इंजीनियर्स जो होते हैं वो एम्ब्रियो लेवल के ऊपर सर्जरी के द्वारा कैंसर को ट्रीट कर सकते हैं, ठीक कर सकते हैं। तो कैंसर के उपचार में, कैंसर के डायग्नोसिस में, कैंसर की थेरेपी में एम्ब्रियोलॉजी का बहुत बड़ा योगदान है। एम्ब्रियोलॉजी का एक अन्य महत्वपूर्ण योगदान है वो रिप्रोडक्शन के क्षेत्र में, रिप्रोडक्शन से रिलेटेड। रिप्रोडक्शन वो डिवाइस है या वो प्रोसेस है जिसके द्वारा कोई भी प्राणी अपनी संतति को प्रोपेगेट करता है, अपनी संतति के अस्तित्व को बनाए रखता है। और एनिमल किंगडम में जितने भी प्राणी हैं उनके अंदर प्रजनन की प्रक्रिया अलैंगिक प्रकार की हो सकती है, एसेक्सुअल टाइप की, और लैंगिक प्रकार की हो सकती है। जब भी अलैंगिक जनन होगा उसके अंदर केवल माइटोसिस डिवीजन होता है, मियोसिस डिवीजन नहीं होता है। और माइटोटिक डिवीजन जब होता है तो वहाँ पर क्रॉसिंग ओवर नहीं होगा, जीन विनिमय नहीं होगा, तो उत्पन्न होने वाली संतति में किसी भी प्रकार की आनुवंशिक विभिन्नताएं उत्पन्न नहीं होती है। और इस तरह की संतति सभी लक्षणों, फिनोटाइपिक कैरेक्टर्स, जीनोटाइपिक कैरेक्टर्स में अपने पेरेंट्स के समान होती है। और इस तरह की संतति का जो रूप होता है उसको क्लोन के रूप में भी मान सकते हैं। अब आजकल लेबोरेटरी में इन विट्रो फर्टिलाइजेशन की टेक्निक है वो संभव है, एम्ब्रियो ट्रांसफर की टेक्निक संभव है, क्लोनिंग की टेक्निक है वो संभव है। जो बच्चे, जो पेरेंट्स बच्चे पैदा करने में सक्षम नहीं है या उनके अंदर गैमीट की तो फॉर्मेशन होती है लेकिन फीमेल में गर्भाशय का इम्प्लांट, इसका एम्ब्रियो का इम्प्लांटेशन नहीं होता है, प्लेसेंटा की फॉर्मेशन नहीं होती है। इस केस में ऐसे दंपतियों के मेल और फीमेल गैमीट्स को आइसोलेट कर लिया जाता है, उनको टेस्ट ट्यूब के अंदर फर्टिलाइज करवाया जाता है और टेस्ट ट्यूब में इनका डेवलपमेंट स्टार्ट होता है। ब्लास्टोसिस्ट अवस्था जब आती है तब इस एम्ब्रियो को वापस या तो उसी फीमेल के गर्भाशय में प्रत्यारोपित कर देते हैं या अन्य किसी दूसरी महिला के यूट्रस में इसको ट्रांसप्लांट कर सकते हैं। इस तरह की जो महिलाएं होती हैं वो सैरोगेट मदर के नाम से जानी जाती है और ये परिघटना सैरोगेसी कहलाती है। तो आजकल ये कंसेप्ट भी चल चुका है जिसमें बच्चे के मदर फादर, एक्चुअल मदर फादर है वो तो और ही कोई है, लेकिन उससे महिला की कोख को किराए ले लिया गया, उसके यूट्रस को किराए पे ले लिया गया और उसका बाकायदा भुगतान किया जाता है। अब चूँकि जो छोटे जो देश हैं, जो गरीब कंट्रीज़ हैं, उनमें एक ये धंधे के रूप में भी पनपने लग गया। तो ये देखकर फिर सरकार ने कानून पारित कर दिया कि एक महिला अपने जीवन में 3 बार से ज़्यादा सैरोगेसी को ऑपरेट नहीं कर सकती, क्योंकि एक बार सैरोगेसी करने पर है 15 से 20 लाख रुपए हैं उनको मुआवजे के रूप में दिया जाता है। तो ये मिसयूज़ नहीं हो इस टेक्नोलॉजी का,
इसलिए आजकल ये कानून जो होता है वो बन चुका है। एम्ब्रियो ट्रांसफर टेक्निक पॉसिबल है, क्लोनिंग टेक्निक है पॉसिबल है। आपने डॉली हेड का नाम सुना होगा। तो इयान विलमुट जो साइंटिस्ट थे, उन्होंने क्या किया कि ओवम के न्यूक्लियस को निकाल लिया। ओवम का जो एगोनिक केंद्रक था, ओवम का जो हैप्लॉइड न्यूक्लियस है, इस हैप्लॉइड न्यूक्लियस को इन्होंने रिमूव कर दिया और इस हैप्लॉइड न्यूक्लियस में उसी एनिमल्स की बॉडी की जो सोमेटिक सेल्स है उसके डिप्लॉइड न्यूक्लियस को इसमें ट्रांसफर कर दिया। अब केंद्रक है वो तो सोमेटिक सेल का है, लेकिन वो डिप्लॉइड प्रकार का है। अब इस डिप्लॉइड न्यूक्लियस के चारों जो साइटोप्लाज्म है वो ओवम का है। अभी अडल्ट न्यूक्लियस, सोमेटिक सेल का न्यूक्लियस एम्ब्रियोनिक ओवम के साइटोप्लाज्म के संपर्क में है। और एम्ब्रियोलॉजी में आजकल एक कंसेप्ट चल रहा है न्यूक्लियोसाइटोप्लाज्मिक इंटरेक्शंस। पहले मानते थे कि केंद्रक के चारों का जो कोशिका द्रव्य होता है वो केंद्रक में उपस्थित जीन की कार्य प्रणाली को प्रभावित नहीं करता है, लेकिन आजकल ये कंसेप्ट क्लियर हो चुका है, एकदम क्लियर कट, कि केंद्रक के चारों का जो सराउंडिंग एनवायरनमेंट है वो जीन की कार्य प्रणाली को प्रभावित करता है। अब इस तरह के न्यूक्लियर ट्रांसप्लांटेशन एक्सपेरिमेंट्स के द्वारा इयान विलमुट ने डॉली हेड का निर्माण किया। हालांकि इनको कई हर्डल्स का सामना करना पड़ा। इयान विलमुट ने लगभग 300 एम्ब्रियो, 300 सेल्स में न्यूक्लियस को ट्रांसप्लांट किया और 290 जो ट्रांसप्लांट थी वो तो फेल हो गए, रिजेक्ट हो गए। उनमें कोई डेवलपमेंट नहीं हुआ, एम्ब्रियो की इसके अंदर प्रॉपर फॉर्मेशंस नहीं हुई। केवल 10 एम्ब्रियो ऐसे थे जिसमें उनको सफलता मिली और 10 से ट्रांसप्लांटेशन के बाद में डॉली हेड का जो है वो निर्माण हुआ। हालांकि इस डॉली हेड में एजिंग बहुत फास्ट थी, इसकी लाइफ बहुत कम थी, मुश्किल से 2.5 या 3 साल के बाद में इस डॉली हेड की भी डेथ हो गई। लेकिन ये एक करिश्मेटिक एक्सपेरिमेंट के रूप में मानव के सामने ये अपने को देखने को मिल रहा है और आने वाले दिनों में ह्यूमन क्लोनिंग है वो भी संभव हो सकती है। लेबोरेटरी के अंदर ऑर्गेन कल्चर जो है वो संभव हो सकता है और अपने इंडिया में पूना के अंदर स्टेम सेल बैंक जो होता है वो बन चुका है। तो पैसे वाले जो लोग होते हैं वो डिलीवरी के टाइम अपने बच्चे के प्लेसेंटा की जो सेल्स होती है उन सेल्स को वो वहाँ पर प्रिजर्व करवा देते हैं और जब भी किसी भी ऑर्गन से, मान लो उस बच्चे के अंदर बड़े होने के पश्चात मान लीजिए उसका हार्ट अटैक हो गया, उसकी किडनी फेल हो गई, रेटिना डैमेज हो गई, तो इसमें कोई डरने की बात नहीं है। इन स्टेम सेल्स के द्वारा लेबोरेटरी में आजकल अंगों का निर्माण जो होता है वो पॉसिबल है और उस अंग को वापस उसी आदमी के अंदर प्रत्यारोपित जो होता है वो किया जा सकता है। तो एम्ब्रियोलॉजी का रिप्रोडक्शन के क्षेत्र में बहुत ही ज़बरदस्त योगदान है। हाँ, एक एस्पेक्ट है इसमें एजिंग का। आदमी को बुढ़ापा क्यों आता है और एजिंग की जो स्टडी है ये जेनेटोलॉजी कहलाती है। आपने पाप पिक्चर देखी होगी अमिताभ बच्चन की, उस बच्चे के अंदर प्रोजीरिया डिजीज, प्रीमैच्योर एजिंग, बच्चा मुश्किल से 5 साल 7 साल का है लेकिन दिखने में वो 80 साल के जैसा लगता है। हर आदमी, हर बच्चा पैदा होता है, जवान होता है, बूढ़ा होता है, लास्ट में उसकी डेथ हो जाती है। कुछ व्यक्तियों की समय से पहले मृत्यु हो जाती है, कुछ व्यक्ति है वो 100 साल से अधिक जिंदा रहते हैं। अब इस एजिंग के लिए कौन से कारक है वो रिस्पॉन्सिबल? हाँ ठीक है, लाइफस्टाइल है रिस्पॉन्सिबल है, खानपान रिस्पॉन्सिबल है, लेकिन अपने कायिक कोशिकाओं में हर क्रोमोसोम में टेलोमेरिक डीएनए होता है जो गुणसूत्र के बियॉन्ड आउटर लिमिट के अंदर निकला रहता है और हर सेल डिवीजन के बाद में ये टेलोमेरिक डीएनए छोटा होता रहता है। जब ये टेलोमेरिक डीएनए एक निश्चित लिमिट से छोटा हो जाएगा उस सेल्स के अंदर डिवीजन रुक जाता है और सेल में डिवीजन जब रुक गया इसका मतलब उस सेल की डेथ हो गई है, वो सेल निष्क्रिय हो गई है, वो सेल इनर्ट हो गई है, वो सेल क्विसेंट स्टेज में आ गई है। और ये प्रोसेस जब बॉडी के अलग अलग अंगों में चलता है तो धीरे धीरे अंगों की जो कार्य प्रणाली है वो कमज़ोर होती जाती है और लास्ट में आदमी जो होता है वो उसकी डेथ हो जाती है। तो आजकल टेलोमेयर की रिपेयरिंग की दिशा में साइंटिस्ट हैं वो प्रयासरत हैं और ऐसा मानते हैं कि मनुष्य की आयु 300 वर्ष हो जाएगी
इसका एक्सपेरिमेंट चल रहे हैं कि जो आदमी बूढ़ा हो गया क्यों न उसके टीलोमियर के डीएनए को लंबा कर दिया जाए। टीलोमेरिक डीएनए जब लंबा हो गया तो उस सेल में वापस माइटोसिस की कैपेसिटी जो होती है वो डेवलप हो जाती है। यद्यपि हर सेल्स में डिवीजन की अपनी अपनी लिमिट है। कोई सेल 20 बार डिवाइड हो सकती है, 25 बार डिवाइड हो सकती है, 30 बार डिवाइड हो सकती है। और ये डिवीजन की जो अपर लिमिट है इसको हाइफ्लेक लिमिट के नाम से जाना जाता है। तो एजिंग के क्षेत्र में भी एम्ब्रियोलॉजी का बहुत बड़ा ट्रिमेंडस रोल है। एक एस्पेक्ट इसका टेस्ट करता हूं। अब चूंकि आने वाले दिनों में जमीन धीरे धीरे कम हो रही है, मनुष्य की पॉपुलेशन धीरे धीरे बढ़ रही है। अब आने वाले दिनों में समस्या ये रहेगी कि खाद्यान्न का प्रोडक्शंस कहाँ करें। खेतों में फसल अच्छी है लेकिन उसके अंदर पेस्ट लग गए। अभी जैसे राजस्थान में टीटी दल आया हुआ है अफ्रीका से, 5 किलोमीटर लंबा, 6 किलोमीटर लंबा। अब इन टीटियों का जब डेवलपमेंट होता है तो उसमें अंडों से लार्वा स्टेजेस निकलती है, लार्वा से प्यूपा स्टेजेस निकलती है। डेवलपमेंट जब होता है तो अंडे से लार्वा प्रावस्था, लार्वा से प्यूपा प्रावस्था और प्यूपा से फिर अडल्ट स्टेज। अब यहाँ पर लार्वा में भी स्किन है, प्यूपा में भी स्किन है, अडल्ट में भी स्किन है, लेकिन हर स्किन की सेंसिटिविटी जो है या पेस्टिसाइड के प्रति जो इनकी जो रेजिस्टेंट पावर है वो अलग है। अब लार्वा को यदि नष्ट करना हो तो पेस्टिसाइड की कम डोज प्रभावी हो सकती है। प्यूपा को यदि डैमेज करना है तो पेस्टिसाइड की मात्रा बढ़ानी पड़ेगी। अडल्ट को यदि डैमेज करना है तो पेस्टिसाइड की मात्रा और बढ़ानी पड़ेगी। तो कीट वैज्ञानिक जो होते हैं, एंटोमोलॉजिस्ट, वो इंसेक्ट के डेवलपमेंट को स्टडी करके, इंसेक्ट के परिवर्तन को ऑब्जर्व करके अलग अलग पेस्टिसाइड की लीथल डोज को डिसाइड कर सकते हैं। और ये लीथल डोज जब भी कोई खेतों में पेस्ट का अटैक होता है, लॉकस्ट का माइग्रेशन होता है, तो पेस्टिसाइड्स का छिड़काव करके, स्प्रे करके इनके एम्ब्रियो को, डेवलपिंग स्टेजेस को डैमेज कर सकते हैं और क्रॉप प्रोडक्शंस को है वो बढ़ा सकते हैं। क्योंकि क्रॉप प्रोडक्शन है वो एक देश के डेवलपमेंट के अंदर बहुत बड़ा योगदान है। तो ये कुछ एस्पेक्ट हैं जो एम्ब्रियोलॉजी और ह्यूमन वेलफेयर से रिलेटेड है। और अब चूंकि आजकल जो लेटेस्ट ब्रांच है इसकी डेवलपमेंट बायोलॉजी, परिवर्धन जैविकी, तो परिवर्धन जैविकी में प्री एम्ब्रियोनिक और पोस्ट एम्ब्रियोनिक दोनों पार्ट की स्टडी होती है। प्री एम्ब्रियोनिक में तो सिंपली गैमेटोजेनेसिस, फर्टिलाइजेशन, क्लीवेज, गैस्ट्रुलेशन, न्यूरुलेशन, ऑर्गेनोजेनेसिस, ग्रोथ, डिफरेंशिएशन। लेकिन पोस्ट एम्ब्रियोनिक पार्ट जो है, पोस्ट एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट है, उसके अंदर एजिंग भी होती है। हर प्राणी के अंदर, उस प्राणी के अंदर कैंसर डेवलप हो सकता है, उस प्राणी की मृत्यु, डेथ है, ये भी अपने आप में एक साइंस है। डेथ की स्टडी थैनेटोलॉजी कहलाती है, इसके अंदर भी एमएससी होती है। अब ये डेथ है नेचुरल है या आर्टिफिशियल है या सुसाइडल तरीके से हुई है या कोई पॉइजन खाने से हुई है, फांसी खाने से हुई है, तो डेथ है वो भी अपने आप में एक साइंस है। और डेवलपमेंट बायोलॉजी में पोस्ट एम्ब्रियोनिक जितने भी एस्पेक्ट हैं उन सभी का अध्ययन किया जाता है। तो ये एक शॉर्ट में मेरा एक कन्वर्सेशन था आपके साथ एम्ब्रियोलॉजी का मानव कल्याण में, ह्यूमन सोसाइटी के डेवलपमेंट में, मानव की नस्ल सुधार में क्या योगदान हो सकता है। आपने इस व्याख्यान को ध्यान से सुना, इसके लिए आप सभी का धन्यवाद। एम्ब्रियोलॉजी से संबंधित आप अपनी कोई भी क्वेरी हो, कोई भी समस्या हो, कोई भी समाधान हो, आप मुझे ईमेल के द्वारा संपर्क कर सकते हैं। व्हाट्सएप का अपने ग्रुप बना रखा है बीएससी के स्टूडेंट्स का, एमएससी के स्टूडेंट्स का, उन व्हाट्सएप ग्रुप के द्वारा भी आप संपर्क कर सकते हैं। और किसी भी तरह की समस्या हो तो आप शेयर कर सकते हैं। क्योंकि जब ये चूँकि कोरोना के क्राइसिस में ऐसा लग रहा है कि नए सेशन में जो टीचिंग होगी वो ऑनलाइन ही होगी, वीडियो के द्वारा ही ये शेयर की जाएगी। तो ये इसी श्रृंखला में ये छोटे छोटे वीडियो बनाना मैंने प्रारंभ किया है और ये एम्ब्रियोलॉजी के आज का 31वां व्याख्यान है।
है। इसके बाद में चौथा जो व्याख्यान होगा मेरा वो एम्ब्रियोलॉजी की हिस्ट्री से संबंधित होगा, क्योंकि एम्ब्रियोलॉजी है या ये भी कम से कम 2000 वर्ष पुरानी है, अरस्तु के समय से। तो किस साइंटिस्ट का एम्ब्रियो की स्टडी में, एम्ब्रियो डेवलपमेंट में क्या क्या योगदान रहा, उस पर एक अलग से व्याख्यान में चौथा मेरा जो व्याख्यान होगा वो हिस्ट्री ऑफ एम्ब्रियोलॉजी के बारे में होगा। और उसके बाद में डेवलपिंग की जो स्टार्टिंग फेजेज जितनी भी इवेंट्स, स्पर्मेटोजेनेसिस, oogenesis, फर्टिलाइजेशन, क्लीवेज, सब पे एक एक व्याख्यान, बेहतरीन व्याख्यान मैं देने की कोशिश करूँगा। इन व्याख्यान में कोई भी कमी हो, किसी भी तरह की शॉर्ट कमिंग्स हो, किसी भी तरह का सुझाव आप देना चाहें तो निसंकोच दे सकते हैं, आपका वेलकम है। एक बार मैं प्राणी शास्त्र विभाग की तरफ से, लोहिया कॉलेज की तरफ से, मैं डॉक्टर के.सी. सोनी, एसोसिएट प्रोफेसर इन जूलॉजी, लोहिया कॉलेज चुरू, आपका धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू।